हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। चलिए आज हम तीसरा नियम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने 2 नियम पढ़ लिए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। अब उसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, तीसरा नियम जो दिया गया था वो था गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम जो था वो डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1803 में दिया था। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बताया था इस नियम के अंतर्गत। जब 2 भिन्न भिन्न तत्व मतलब अलग अलग तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब जब 2 अलग अलग तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो हो सकता है वह 2 या 2 से ज़्यादा यौगिकों का क्या कर दें, निर्माण कर दें। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में क्या करता है, संयोग करता है। मतलब एक तत्व का भार तो हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा, और दूसरे तत्व का जो भार है वो हमेशा बदलता रहेगा, और वे सदैव एक सरल अनुपात में रहते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, फिर हम आगे इसके उदाहरण के बारे में जानेंगे कि जब 2 भिन्न भिन्न तत्व आपस में संयोग करते हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का भार कैसा होता है, अलग अलग होता है, और दूसरे तत्व का भार हमेशा कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। और जब भी वे आपस में संयोग करेंगे, यौगिक बनाएंगे, तो उनके यौगिकों में जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, एक सरल अनुपात होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे। जैसे हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है, यहाँ पर हम नाइट्रोजन के अनुपात को कैसा रखेंगे, समान, और ऑक्सीजन के अनुपात को क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के अनुपात की बात कर रहे हैं हम। ये नाइट्रोजन से बने हुए यौगिक है। ठीक है, N2O, NO2, N2O3, N2O4 और N2O5। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का अनुपात, अगर हम नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और उसका परमाणु भार होता है 14। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने यूज़ हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पे इसका भार हो जाएगा 28। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे इसका भार हो जाएगा 14। फिर वापस यहाँ पे 28, यहाँ पर भी 28 और यहाँ पर भी 28। ठीक है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के भार कैसे चल रहे हैं, समान चल रहे हैं। जब बात करेंगे हम ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और उसका परमाणु भार होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 यूज़ हो रहा है, मतलब उसका परमाणु भार लिखेंगे अपन तो क्या होगा, 16। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यूज़ हो रहे हैं, मतलब 32। यहाँ पर 3 हो रहे हैं, मतलब 16 3 48। यहाँ पर 4 यूज़ हो रहे हैं, मतलब 16 चौक 64, और यहाँ पे 5 यूज़ हो रहे हैं, मतलब 16 पंजे 80। अभी हमने यहाँ पे यही देखा है कि नाइट्रोजन की निश्चित भार है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के कैसे भार है, निश्चित भार है, और ऑक्सीजन के भारों में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आपको ये 16 का पहाड़ा दिख रहा होगा। मतलब ऑक्सीजन का अनुपात कैसा है, 1 2 3 4 5। मतलब अनुपात इस तरीके से है ऑक्सीजन का, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यही बोला गया है कि जब 2 भिन्न भिन्न तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो एक तत्व का जो निश्चित भार होता है वो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों के साथ में क्या करता है, संयोग करता है, और वह जब आपस में संयोग करते हैं तो उनका अनुपात कैसा होता है, एक सरल अनुपात होता है। मतलब 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन के 2 यौगिक बनते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर 2 प्रकार के यौगिक बनते हैं। एक बनता है CO और एक बनता है CO2। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर कार्बन का भार कितना है, 12, और यहाँ पर भी कितना है, 12। लेकिन जब यहाँ पे हम ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भार कितना है, 16, और इधर ऑक्सीजन का भार कितना है, 32। मतलब कार्बन के भार तो कैसे हैं, समान, लेकिन ऑक्सीजन का अनुपात कैसा हो गया है, 1 अनुपात 2।
ठीक है। अब जैसे ऐसे ही H2O वाला ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक बार बनेगा H2O और एक बार बनेगा H2O2। यहाँ पे हाइड्रोजन के भार कितने हैं, 2 ही है, लेकिन ऑक्सीजन के भार कितने हो गए, 16 और 32। मतलब एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों के साथ संयोग करते हैं और वे हमेशा कैसे रहते हैं, सरल अनुपात में रहते हैं। ठीक है, ये कौन सा नियम है, गुणित अनुपात का नियम है। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए तीसरे नियम की तरफ हम पढ़ते हैं, जिसे बोला जाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम जो था वो रिचर नाम के वैज्ञानिक ने 1792 में दिया था। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ वैज्ञानिकों के नाम ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इनके वैज्ञानिकों के नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जब 2 अलग अलग तत्व एक तीसरे तत्व के समान द्रव्यमान के साथ में संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमान या तो समान होते हैं या उनके कैसे होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये नियम हमें समझ में, मतलब जो इनकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कठिन लगे, लेकिन जब हम इसको समझते हैं ना तो ये बहुत इजी हो जाता है कि जब 2 अलग अलग तत्व एक तीसरे तत्व, अब देखो वहाँ पर क्या था, एक तत्व, जब हम बात कर रहे थे गुणित अनुपात के नियम की, तो वहाँ पे एक तत्व का निश्चित भार था और दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न भार था। यहाँ पर कितने तत्व लेंगे अपन, 3 तत्व लेंगे, तो 2 तत्व के अलग अलग भार रहेंगे और तीसरे तत्व का भार कैसा रहेगा, समान। तीसरे तत्व के समान द्रव्यमान के साथ में संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमान या तो समान होते हैं या उनका सरल अनुपात होता है। चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं कि हमने 3 तत्व लिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, CH4 मेथेन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं जल, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CO2। ठीक है, अब इन तीनों ही का हम अनुपात देखेंगे। तीनों का अनुपात देखते हैं। कार्बन का भार, परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 1, तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो हाइड्रोजन है कितने, 4, तो यहाँ पे 4 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का 32। अब हमें ऐसे पहाड़े से काटना है जिससे ये दोनों ही जाए, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 आठी 16, 4 तिया 12, 4 आठों 32। अब अनुपात देखना, अगर हम बीच वाले तत्व की बात करें तो इन दोनों से ही मिलके बना हुआ है ये बीच वाला तत्व। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 1, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 1। देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 8, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, 8। मतलब 2 तत्वों के अलग अलग भार तीसरे तत्व के निश्चित भार से क्या करेंगे, संयोग करेंगे, और वो हमेशा कैसे होंगे, सरल अनुपात में। मतलब यहाँ पर इन सब में हाइड्रोजन का अनुपात कितना निकला अपने को, 1, तो यहाँ पे भी 1 आया। डायरेक्ट मतलब बन गया कि हाँ ये 1 ही होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, 8, तो यहाँ पर कितना आ गया है, 8। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि अब इसको आप भले उल्टा भी कर लीजिए, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ले लीजिए कार्बन, यहाँ ले लीजिए ऑक्सीजन और यहाँ ले लीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH4, CO2 और H2। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH4, CO2 और H2। ये भी करके देख लेते हैं, 12:4, 12:32 और 2:16। ठीक है, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 आठों 32, 2 एकम 2, 2 आठी 16। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन का अनुपात आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 3। ऑक्सीजन का अनुपात कितना मिल रहा है, 8, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 8। इस तरीके से आप इसको भले कितनी भी बार घुमा लें,
एक बार आप यहाँ हाइड्रोजन रखिए, एक बार कार्बन रखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन रखिए, हमेशा अनुपात जो बीच वाला तत्व है या बीच वाला यौगिक है उसका अनुपात कैसा आएगा, इन दोनों से ही मिलकर आएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 5वां नियम देखते हैं। ये लास्ट नियम है, गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। गै-लुसैक ने जो ये वाला नियम दिया था वो 1808 में दिया था। ठीक है, तो इन्होंने इसी के नाम पर अपना इसी नियम का नाम रख दिया था अपने ही नाम पर, गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। चलिए इसको देखते हैं हम एक बार कि जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन हमेशा कैसे होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, और यदि बनने वाला पदार्थ भी कैसा होता है, गैसीय होता है, मतलब जो दो गैसें आपस में संयोग कर रही है उनका आयतन हमेशा कैसा होगा, सरल अनुपात में होगा। और अगर वह संयोग करके गैस ही बना रही है तो उसका आयतन क्रियाकारी गैसों के आयतन के कैसा होगा, सरल अनुपात में होगा। यद्यपि सभी आयतन एक ही ताप व दाब पर नापे गए हों, मतलब उस समय तापमान और दाब जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, मतलब चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर चेंजेस होंगे तो इस मान में भी क्या आ सकता है, अंतर आ सकता है, क्योंकि जो गैसें होती है उन पर तापमान और दाब दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, वो दोनों के द्वारा कैसी हो जाती है, प्रभावित होती है। इसलिए तापमान और दाब को हमें एक समान रखना पड़ेगा कि जब दो गैसों को आपस में मिलाया जाता है तो उनके आयतन हमेशा कैसे होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। और जो बनने वाला पदार्थ भी होता है उसका आयतन भी कैसा होता है, हमेशा सरल अनुपात में ही रहेगा। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है। ये दोनों ही कैसे हैं, गैसीय अवस्था में। और जो बनने वाला है पदार्थ वो भी कैसा है, गैसीय अवस्था में है। तो इनका आयतन हमेशा कैसा होगा, सरल अनुपात में होगा, मतलब इसका अनुपात 1, इसका आयतन 1 है, इसका आयतन भी 1 है, तो इसका आयतन कितना है, 2 है। मतलब इसका अनुपात जो रहेगा वो 1:1:2 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन सारे नियमों को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अभी तक हमने 5 नियम को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। पहला नियम हमने देखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बता रहा था कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल हम उसको रूप को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब शुरुआत में जो आप द्रव्यमान लेंगे अभिकारकों का, उतना ही जो उत्पाद बनेंगे उनका जो टोटल भार होगा वो ही कितना होगा, हमेशा के समान होगा। फिर हमने बात करी थी दूसरे नियम की, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम हमें ये बता रहा था कि यौगिकों को कहीं से भी किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, लेकिन उनका अनुपात हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। जैसे जल है, जल को आप कहीं से भी प्राप्त करो, जल का सूत्र हमेशा H2O ही रहेगा। ठीक है, वो नहीं चेंज होता है। तीसरा नियम हमने पढ़ा था गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम में बताया गया था कि जब दो अलग अलग तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो एक तत्व का भार हमेशा कैसा रहता है, निश्चित, तो दूसरे तत्व का भार कैसा होता है, अलग अलग। जब इनको आपस में मिलाकर यौगिक बनाए जाते हैं तो इनकी यौगिकों में जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, सरल अनुपात होता है। तीसरा हमने नियम देखा था व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम हमें ये बता रहा था कि जब 3 तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो 2 तत्वों के भिन्न भिन्न भार तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और उनका अनुपात हमेशा कैसा होता है, सरल अनुपात होता है। लास्ट नियम हमने गैसों से संबंधित देखा है। जो गैसें होती है आपस में संयोग करके अगर वापस से उत्पाद के रूप में क्या बनाती है, गैसें ही बनाती है, तो उनका आयतन जो होता है हमेशा एक सरल अनुपात में होता है। ये 5 ही नियम आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। परीक्षा में एक नियम हमेशा कोई सा भी पूछा जाता है। चलिए, आपको मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।